Good morning, dear students. Welcome. आप लोग अभी 10th क्लास करके आए हैं और 11th के एस्पिरेंट्स हैं। निश्चित रूप से अभी चूंकि रिजल्ट्स नहीं आए तो थोड़ा सा दिमाग में ये होगा क्या करना है, कैसे करना है। देखो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा काउंसलिंग पार्ट आप लोगों का लेना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आज हमें क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स, साइंस का सीधा सा मीनिंग होता है एक कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक स्टडीज। बस एक ही बात ध्यान रखनी है साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय कि हम लोगों को जो भी काम करना है वो कंटिन्यूटी में करना है एज वेल एज एक सिस्टमैटिक वे में करना है। कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। कंटिन्यूटी का सीधा सा मीनिंग कुछ इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम डेली खाना खाते हैं तो उसी तरह से हम लोगों को डेली पढ़ना है। एक अलग बात है कभी एग्जामिनेशन आया तो जस्ट लाइक जैसे हम लोग नॉर्मली पार्टियों में थोड़ा सा ज्यादा खाना खा लेते हैं, वैसे ही हम लोगों को एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेना होता है। लेकिन डेली रूटीन में भी हम लोगों को खाना खाना ही होता है, तो डेली रूटीन में हम लोगों को पढ़ना ही है। दूसरा, सिस्टमैटिक। बच्चों, कई सारे सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं। 10th के कंपैरेटिवली सिलेबस भी हम लोगों का काफी ज्यादा है, तो अगर हम डे बाय डे अपना काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये एक दिन हमारा कंप्लीट होगा और हम बहुत अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। मार्क्स के साथ साथ हमें सब्जेक्ट्स की एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी, हमें समझ भी होगी और हम उसके बेसिस पे आगे की चीजों को इजीली परस्यू कर पाएंगे। तो बच्चों, अभी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की हैं, तो यहां अगेन सिस्टमैटिसिटी का और कंटिन्यूटी का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। सीबीएसई का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए। टॉपिक बाई टॉपिक, स्पेशली फिजिक्स में जो भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे वो सारा एक दूसरे से इंटरलिंक होगा, तो किसी भी टॉपिक को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम कोई टॉपिक ऐसा भी नहीं ले सकते जिसको कम एम्फेसाइज करें। तो सारे टॉपिक को हम लोगों को इक्वल एम्फेसाइज के साथ में पढ़ना है। पढ़ने का तरीका, एक हेडफोन आप लोग लीजिए, अपने मोबाइल या टैब में इंसर्ट कीजिए। ऑलमोस्ट हर क्लास के ऊपर पहले से मेंशन होता है 40 मिनट की है, 35 मिनट की है, तो मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि इस ड्यूरेशन में हम लोगों को अपने टेबल चेयर से उठना नहीं है। सोफे पे बैठ के पढ़ना या बेड पे बैठ के पढ़ना, ये सब साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूं पॉसिबल नहीं है। तो आपको हमेशा टेबल चेयर पर पढ़ना चाहिए, एक डेफिनेट टाइम फ्रेम लेकर के पढ़ना चाहिए। मान लीजिए 40 मिनट्स की क्लास है तो 40 मिनट आपको उठना नहीं है, पहले से सारे काम अपने करके बैठिएगा। एक रजिस्टर, पेन और आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है वो लेके बैठना चाहिए। अदरवाइज जो हमारे नोट्स हैं ऐप के अंदर पड़े हुए हैं, अगर पॉसिबल है तो 2 मोबाइल ले लीजिएगा, एक में नोट्स अपना ओपन करके बैठ जाइएगा, या प्रिंट आउट्स आपके पास है तो उनको ओपन करके बैठ जाइएगा। और जैसे जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में प्रिपेयर करते चले जाइएगा। स्टूडेंट्स, देखिए ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं। नोट्स बनाते समय कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इजीली पॉज कर सकते हैं। पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, जब तक कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तब तक आगे मत बढ़िए। अगेन मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि सिलेबस हमारा काफी ज्यादा है तो हम चीजों को रोड मेमोरी में नहीं डाल सकते। रोड मेमोरी के बेसिस पे हम अपने कंटेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हमें यहां प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब तक कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तब तक आपको
निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ना है। तो इन गाइडलाइंस के साथ आप अपनी स्टडी शुरू करेंगे। मैं अभी 11th फिजिक्स की बात करूं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब सा लगे कि सर तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिर ये मैथमेटिक्स की बात कहां से आ गई। नो डाउट फिजिक्स हमारी इंटरलिंक्ड है सारी की सारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में, जिसमें लैंग्वेज तो हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए फिजिक्स के लिए लैंग्वेज की जहां तक मैं बात करूं, आपकी जो बुक्स होती हैं या हमारे नोट्स होते हैं वो बेसिकली दो लैंग्वेज में लिखे होते हैं। एक है इंग्लिश, तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी वोकैबुलरी आप लोगों की इंग्लिश की ठीक होनी चाहिए। दूसरा जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग टू सेकेंड लैंग्वेज का, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज नॉट ए सब्जेक्ट, एग्जैक्टली मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो हमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की जरूरत होती है जो स्पेशली हम लोग 9th-10th में करके आए होते हैं। तो मैं सबसे पहली क्लास में मैथमेटिक्स ही कराता हूं, हो सकता है 2-3 क्लासों तक आपका मैथ्स ही चलता रहे। तो जिस लैंग्वेज की या जिस मैथमेटिकल टूल की हम लोगों को जरूरत है वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ समराइज करेंगे। कुछ चीजें हम लोगों को नई भी मिल सकती हैं, तो उन नई चीजों को भी हम लोग यहां से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 11th की 12th की फिजिक्स में क्या है, सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारा फिजिक्स का कंटेंट शुरू होगा। हम लोग आज प्रिपरेशन कर रहे हैं कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों को आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, दैट इज मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स की बात हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे। मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे जरूरत पड़ने वाली है, मैं उन चीजों को यहां आपसे शेयर करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स जैसा आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो कुछ मैथमेटिकल टूल्स या कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हम लोगों को आज यहां डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। जिसमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सब जानते हैं, ये कोई एक वेरिएबल है x, इस वेरिएबल x की यहां जो डिग्री है वो 2 है, तो ऑब्वियसली इसके दो सॉल्यूशंस हमारे पास पॉसिबल हैं। डिफरेंट वे आप लोगों ने 9th में पढ़े, 10th में पढ़े इसको सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक जो बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड सॉल्यूशन है दैट इज श्रीधराचार्य, उसमें x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जनरल इक्वेशन x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो c होती है, तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। नॉर्मली फिजिक्स में जो क्वांटिटी है वो सारी पॉजिटिव है, नॉर्मली काफी सारी क्वांटिटी आपको नेगेटिव भी मिलेंगी। तो यहां हम लोगों को जनरली जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आता है उसी को कंसीडरेशन में लेना होता है। तो हाउ वी विल सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये बात हमें आनी चाहिए, और आप लोग इसको घर पे जाकर के रिवाइज भी कर लेंगे। देन आफ्टर बाइनोमियल थ्योरम, डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम की नीड क्या है ये बात मैं समझाना चाहूंगा। आपने जो इक्वेशन सॉल्व की वो मैक्सिमम पावर 3 तक की। मान लीजिए आपके पास में कोई एस्पेक्ट था, क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, यहां तक आपने सॉल्व किया था, यानी जहां डिग्री 3 थी वहां तक आपने सॉल्व किया था। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहने लगे x प्लस वाई का पावर 15 आप सॉल्व करो, तो मुझे लगता है कि आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए एक बाइनोमियल है, मैथमेटिशियन जिन्होंने अपनी थ्योरम दी थी, जिसका नो डाउट एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है 1 + x टू पावर n। इसमें बहुत सारे टर्म्स हमारे आते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, आगे देखेंगे तो। लेकिन फिजिक्स में हमें जो जरूरत पड़ने वाली है वो इसके स्पेशल टर्म की जरूरत पड़ने वाली है, स्पेशल केस की जरूरत पड़ने वाली है, और वो हमने यहाँ पे रेड मार्क से दिया हुआ है। स्टूडेंट्स जो रेड मार्क हमने किया है इसका मतलब दैट इज समझ गया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।
तो इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। दूसरी तरफ ये कोई जरूरी नहीं है कि पावर यहां आपकी कंप्लीट फ्रैक्शन ही होगी। मान लीजिए आपके पास में 1 प्लस एक्स टू पावर 3/5 है। अब नो डाउट इसको सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमें ज्यादा सब कुछ तो मैथमेटिक्स के अंदर ही पढ़ना है, लेकिन मैं ये वाला जो स्टेप है इसे जरूर बताना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास 1 प्लस एक्स टू पावर n है। n यहां मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन आता है मेरा नियर अबाउट 1 प्लस nx। सिंपल सा ये जो n पावर थी, ये पावर आपकी यहां आ जाती है विद साइन। कब आ जाती है? जब ये स्पेशल केस लग रहा हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉडुलस ऑफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है, इसके बेसिस पे हम लोगों को काम करना है। बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत हम लोगों को होगी। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हमें पहली क्लास में या जैसे ही फिजिक्स हमारा शुरू होगा कंटेंट तुरंत जरूरत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरी फिजिक्स के अंदर इन चीजों की जरूरत होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये सब हम लोग आगे देखते जाएंगे। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों का नॉर्मली पसंदीदा कॉन्सेप्ट रहता है। उसकी जरूरत हम लोगों को डिस्टेंस मेजरमेंट में, डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट में पहले चैप्टर में या पहली यूनिट में ही पढ़ने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो नॉर्मल चीजें हैं वो बात हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। जैसे 1 राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर यहाँ 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। जी हाँ, बिल्कुल 60 मिनट्स। और 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। यानी एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो डिग्री में, मिनट में एज वेल एज सेकेंड्स में हो सकता है, जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश की। देन आफ्टर ये जो नेक्स्ट सिस्टम है ग्रेडिंग वाला, इसकी जरूरत हम लोगों को भी नहीं है। इसके बाद सर्कुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। देखिए आप ऐसे मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट है जो हम लोग अभी यहां पे करने जा रहे हैं। तो कैसे हम लोग इसको परस्यू करें, एंगल का मेजरमेंट एसआई सिस्टम में रेडियन में कैसे करें, रेडियन और डिग्री का क्या रिलेशनशिप होता है, ये बात हमें पढ़नी है। ये सब हमारे सिलेबस में है और फर्स्ट यूनिट के अंदर ही है। अगर मैं कोई एक सर्कल ले लूं और इस सर्कल का रेडियस r ले लूं, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस जिसका लेंथ इस रेडियस के बराबर है, अगर मैं लेता हूं तो सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल जो थीटा होगा वो मेरा 1 रेडियन होगा। यहां मेंशन किया हुआ है एन आर whose length is equals to the radius of the circle, then angle subtended at center is shown in figure equals to 1 रेडियन। 1 रेडियन की वैल्यू अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री लेके आता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री आती है। इस चीज को हम लोग आगे अभी और भी एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन रेडियन क्या होता है आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये अगर आप यहां देखते हैं फॉर्मूले में तो एग्जैक्टली ये 1 नहीं है, ये L है, जो लेंथ यहां L ले रखी है दैट इज L। और इस पर्टिकुलर केस में L मेरा R के बराबर है, hence why थीटा इज 1 रेडियन। जो मैं डिफाइन कर रहा था वो फिर दोबारा से बताता हूं। 1 radian is the angle subtended at the center of a circle which is subtended by an arc of length equals to its radius, that is 1 radian। यहां से आगे इसको बताया पूरे, अगर मैं सर्कल की बात करूं तो पूरी सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो जो सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल है वो मेरा 2 पाई रेडियन के बराबर आता है। टोटल सर्कमफ्रेंस ओवर रेडियस, सर्कमफ्रेंस की 2 पाई r, रेडियस r,
cancel out, that is 2 pi radian, that is not radius, radian, that is radian. तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसकी जरूरत आप लोगों को ग्रेडिंग वाली नहीं होती, तो मैंने यहां से ये समझा कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई की वैल्यू सब लोग जानते हैं 22/7 होती है, तो मैं कह सकता हूं 22/7 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाइड बाई 7/22, ये अराउंड मेरा 57.3 डिग्री आता है। तो 1 रेडियन जो है वो अराउंड 57 डिग्री के आसपास आता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू, ये आगे दे रखा है 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.916। ये इन टर्म्स ऑफ मिनट एंड सेकेंड है बच्चों, मैंने जो कैलकुलेशन बताई थी 57.3 वो डिग्री में बताई थी। Then after trigonometrical ratios, just I want to revise them. देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल सबके सामने दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री का एंगल सब लोग बड़े आराम से पहचान लेते हैं, लेकिन जनरली बेस और परपेंडिकुलर को रिकॉग्नाइज करने में बच्चे कई बार गलती करते हैं, तो उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हाइपोटेनस भी सबको क्लियर होता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करता कि जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली जो सबसे लंबी वाली साइड है दैट इज हाइपोटेनस। देखो बच्चों, जब तक ये एंगल नहीं दे रखा तब तक हम यहां बेस और परपेंडिकुलर को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स, जहां ये एंगल प्रोवाइडेड होता है उसी से ये डिसाइड होता है कि बेस कौन सा है। जहां ये एंगल प्रोवाइडेड होगा और 90 डिग्री बनाने वाली जो आर्म होगी, एंगल और 90 डिग्री दोनों को बनाने वाली या मिलाने वाली जो लाइन होगी वो मेरा बेस होगी। यहां पे कोई बच्चा कभी ऐसे ना कहे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा बेस है या जो वर्टिकल लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल सा यही फिगर यहां बना लेता हूं दोबारा से। इस फिगर को अगर मैंने ऐसे बनाया और यहां पे अगेन 90 डिग्री एंगल दे दिया, इसको मैंने एच कह दिया, यहां तक तो कॉमन है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये एंगल यहां पे थीटा नहीं है, यहां है ये थीटा। ये थीटा यहां होते ही अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बेस और परपेंडिकुलर को रिकॉग्नाइज करने में ध्यान रखना है। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं कह सकता हूं कि थीटा जहां एंगल दे रखा होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और उसके एडजेसेंट साइड जो होती है हाइपोटेनस को छोड़ करके वो बेस होती है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये बात हम लोगों को यहां पे समझ लेनी चाहिए। आई होप सो ये फंडा आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। दो तरह के रेशियो होते हैं, सब जानते हैं, एक डायरेक्ट रेशियोज और एक इनडायरेक्ट रेशियोज या इनवर्स रेशियोज। डायरेक्ट रेशियोज में साइन आता है, कोसाइन आता है और टेंजेंट आता है। ये तीनों हमारे डायरेक्ट रेशियो होते हैं। साइन की वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, कॉस की वैल्यू और कोसाइन की वैल्यू बेस ओवर हाइपो और टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीन वैल्यूज होती हैं। बाकी के तीन जो सेक है, कोसेक है या कॉट है वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। इसको याद रखने के लिए आप लोग सब आई थिंक पढ़ के आए हैं, या तो लाल बटे कक्का के ए, या तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े हैं उनके लिए और इंग्लिश मीडियम से जो पढ़े हैं दोनों के लिए ही है। यहां पे देखिए, लंब आधार लंब, लंब बोले तो परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, के स्टैंड फॉर कर्ण, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड आधार यानी कि बेस। यहां पे परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर वही चीज है जो ऊपर थी वो यहां पे नीचे है, बस ऊपर ये हिंदी वाली टर्मिनोलॉजी थी, ये नीचे इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी है। दैट इज हाइपो, हाइपो एंड बेस। तो पहली वैल्यू साइन को करस्पॉन्ड करती है, दूसरी वैल्यू कॉस को करस्पॉन्ड करती है और जो तीसरी वैल्यू है वो टेन को करस्पॉन्ड करती है। इस तरह से हम लोग साइन, कॉस, टेन तीनों की वैल्यूज को इजीली याद रख सकते हैं
तो जस्ट फॉर ए शेक फॉर रिवीजन, सब लोगों को आसान लग रहा होगा, सारी चीजें आप लोग जानते हैं पहले से, बस रिवीजन है। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिलेशंस, जब हम रिलेशंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए आपस में जो टी रेशियोज हैं उनकी रिलेशन क्या होती है। जैसा मैंने अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात की थी, ये मेरा साइन डायरेक्ट है, इसका इनवर्स करता हूं तो सेक मिलता है, इसको मैं सिर्फ सेक के नाम से जानता हूं, यहां आगे मेंशन कर रखा है। अगर मैं साइन ओवर कॉस करता हूं तो टेन मिलता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, दैट इज रिवर्स रेशियो। फिर मेरी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में मेरे को मिल जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे यहां एंगल और यहां पे एंगल दोनों सेम है, तब इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। देन आफ्टर t ratios and allied angles, देखिए मैं यहां सिर्फ ब्रीफ ही करना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप ऐसा देख रहे होंगे जो चैप्टर्स आप लोगों के 10th में पूरे एक महीने में खत्म हुए थे, वो हम यहाँ ब्रीफ कर रहे हैं 2-2, 5-5 मिनट में। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अनकंफर्ट भी लगे, लेकिन बच्चों गियर अप हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास है आप लोगों की। आप लोग घर पे जाकर के इन सारी चीजों को देखेंगे, और जो 10th की आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास की बुक्स हैं या 9th की बुक्स हैं, उनको अभी आप किसी को देंगे नहीं और आप उन चीजों को यूज करेंगे। वैसे जितनी जरूरत है वो सारा मैंने यहाँ पे दे रखा है। देखिए टी रेशियोज जो हमारे आते हैं, ये बेसिकली क्वाड्रेंट सिस्टम को लेके आते हैं। ये क्वाड्रेंट सिस्टम लिया मैंने, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों साइन माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। तो अगर साइन माइनस का थीटा है तो उसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाती है, कॉस माइनस का थीटा है तो प्लस का कॉस थीटा होगा, tan माइनस थीटा है तो माइनस tan थीटा होगा। ये वैल्यूज या तो मैथमेटिक्स के जो लॉजिक्स हैं उनसे आप लोग तैयार करें, या फिर कुछ चीजों को आप यहां रूट मेमोरी में डाल लें। इनकी जरूरत हमें पड़ेगी, कौन से दिन पड़ेगी, कब पड़ेगी अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पड़ेगी ये पक्का है। तो यहां सारे रेशियोज मैंने लिस्ट कर रखे हैं, इनको आप कभी भी पढ़ा लेंगे। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। देखिए जो हमारी 11th की फिजिक्स की लास्ट यूनिट है, वहां जाकर के हम लोगों को इन फॉर्मूले की जरूरत होती है कि अगर मेरे पास sin a प्लस b है तो उसको मैं sin a cos b cos a sin b लिख सकता हूं, या sin a माइनस b है तो sin a cos b माइनस cos a sin b लिख सकता हूं, या cos a प्लस b है तो cos a cos b माइनस sin a sin b लिख सकता हूं। तो ये कुछ आइडेंटिटी है, आप इनको बीच-बीच में कई बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपकी अपनी हो जाती है, रोड मेमोरी में आपको नहीं डालना पड़ता, सारी चीजें आपके दिमाग में वैसे ही रहती हैं। मैं यहाँ सारी आइडेंटिटीज को आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगेन फर्दर यहाँ मैंने लिया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 sin a cos b के बराबर आता है। तो ये आइडेंटिटीज हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहां भी आपको फर्दर पढ़नी है। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो सॉरी फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी आप लोगों को इनकी जरूरत पढ़ने वाली है। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे आज मैं यही इसको खत्म कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो निश्चित रूप से जो हमारी वैल्यूज हैं एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उन वैल्यूज को लेकर के करेंगे जिनकी जरूरत हम लोगों को फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली होती है। थैंक यू, कीप सेफ, बी सेफ inside your